हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हमने लोडिंग डेटा विद लोडर के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि हम कैसे एपीआई से डेटा को लोड कर सकते हैं और जब तक हमारा डेटा कंप्लीटली लोड नहीं हो जाता हम कैसे एक लोडर शो करवा सकते हैं नेक्स्ट.जेएस में। ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में कवर कर ली थी। हमने एक एनिमेटेड लोडर भी बनाया था और उसको मैंने आपको यूज़ करके भी दिखाया था। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी तो काइंडली पिछली वीडियो को ज़रूर देख लेना। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टैटिक एसेट्स के बारे में। स्टैटिक एसेट्स क्या होते हैं, इसको बेसिकली आप स्टैटिक फाइल्स भी बोल सकते हो, स्टैटिक एसेट्स भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, तो हम देखेंगे कि स्टैटिक एसेट्स क्या होते हैं, कैसे हम स्टैटिक एसेट्स को यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताऊंगा स्टैटिक एसेट से रिलेटेड जो आपसे इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ठीक है, तो सबसे पहले काम ये कर लेते हैं कि मैं इन सारी फाइल्स को यहाँ पे कर देता हूँ क्लोज और यहाँ पर आकर हम एक काम किया करेंगे कि एक यहाँ पे एक राउट बना लेंगे। ठीक है, किस नाम से राउट बनाऊँ, मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा स्टैटिक डैश एसेट्स के नाम से। ठीक है, किसी भी नाम से आप राउट बना सकते हो। मैंने यहाँ पे स्टैटिक एसेट्स के नाम से एक फोल्डर बना लिया और यहाँ पर अगर मैं लिख दूंगा page.js, क्योंकि मुझे जिस भी नाम से राउट बनाना होता है उस नाम से मुझे यहाँ पे एक फोल्डर बनाना होता है और उस फोल्डर के अंदर page.js के नाम से एक फाइल बनानी होती है। यहाँ पर अगर मैं लिख दूंगा RAFCE रिएक्ट एरो फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट बनाऊंगा, इस कंपोनेंट का नाम मैं यहाँ पे रख दूंगा स्टैटिक एसेट्स। ठीक है, और यहाँ से मैं क्या करूंगा, इस रिएक्ट स्टेटमेंट को यहाँ से हटा दूंगा, इसका कोई भी काम नहीं है। और इसके साथ साथ यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस डिफ की जगह हम यहाँ पे रिएक्ट फ्रेगमेंट का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। यहाँ पे आगे मैं सिंपल एक h2 का टैग लगा दूंगा और यहाँ पे आगे मैं लिख दूंगा स्टैटिक एसेट्स इन नेक्स्ट.जेएस। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देंगे इन नेक्स्ट JS। ठीक है, और उसके साथ साथ यहाँ पे एसेट्स की स्पेलिंग को ज़रा सही कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको सही कर लिया। कंट्रोल एस से क्या करूँगा, सेव करूँगा। यहाँ पर आऊँगा, मैंने किस नाम से फोल्डर बनाया था, स्टैटिक डैश एसेट्स के नाम से, तो मेरा इसी नाम से यहाँ पे राउट भी बन जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा स्टैटिक डैश एसेट्स। ठीक है, और जैसे ही एंटर प्रेस करूँगा तो जो कंपोनेंट मैंने वहाँ पे बनाया था वो कंपोनेंट यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि यार ये स्टैटिक एसेट्स आखिर होते क्या हैं। ठीक है, देखो पहली चीज़ तो ये कि स्टैटिक एसेट्स कह लो या स्टैटिक फाइल्स कह लो, एक ही बात है। इनको आप बनाते कहाँ हो, इनको आप हमेशा रखते हो अपने पब्लिक फोल्डर के अंदर। ठीक है, अभी इसका रीज़न भी बताऊंगा क्या, लेकिन आप हमेशा स्टैटिक एसेट्स को कहाँ पे रखोगे, अपने इस पब्लिक फोल्डर के अंदर रखोगे। ठीक है, क्या क्या चीज़ हो सकती है इसमें, आपके इमेजेस हो सकते हैं, आपके फॉन्ट्स हो सकते हैं, ठीक है, आपके एसवीजी इमेजेस हो सकती हैं, ठीक है, आपका जावास्क्रिप्ट का कोड भी हो सकता है, आपका सीएसएस का कोड भी हो सकता है, ठीक है, आपकी इमेजेस भी हो सकती हैं। आप यहाँ पे पब्लिक फोल्डर के अंदर जो भी चीज़ यहाँ पे लिखोगे वो आपका क्या बन जाएगा, स्टैटिक एसेट बन जाएगा, जिसको आप स्टैटिक फाइल भी कह सकते हो। लेकिन एक स्टैटिक एसेट के अंदर और एक इन फाइल्स के अंदर, जो फाइल्स हमारी यहाँ पे एसआरसी फोल्डर में होती हैं, इन फाइल्स में और स्टैटिक एसेट्स में क्या डिफरेंस होता है। अब इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना, ये चीज़ अक्सर इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछ ली जाती है। देखो होता क्या है कि जब आप अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेते हो और डिप्लॉय करने वाले होते हो तो आपको डिप्लॉय करने से पहले अपने प्रोजेक्ट की क्या बनानी पड़ती है, बिल्ड बनानी पड़ती है। जब आप बिल्ड बनाते हो ना तो आपका ये जो कोड होता है ना, यहाँ पे ये जितनी भी फाइल्स है, जितने राउट्स बने हुए हैं, इन सबका स्ट्रक्चर भी चेंज होता है, इन सबका नाम भी चेंज होता है। ठीक है, इन फाइल्स का नाम भी चेंज होता है, इन सबका जो कोड होता है वो भी मिनिफाई होता है, चाहे वो सीएसएस का कोड हो या जावास्क्रिप्ट का कोड हो, वो जो कोड होता है वो भी मिनिफाई होता है। ठीक है, मतलब उन कोड में भी क्या होती हैं, चेंजेस होती हैं जब आप क्या बनाते हो, बिल्ड बनाते हो। लेकिन ये जो आपकी स्टैटिक फाइल्स होती हैं इनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ा जाता है। ये जैसी ही होती हैं ये एज इट इज आपको वैसे ही सर्व की जाती हैं। ये बिल्ड टाइम पर, रन टाइम पर चेंज नहीं होती हैं। लेकिन आपकी ये जो फाइल्स होती हैं ये मिनिफाई भी होती हैं, इनका नाम भी चेंज होता है, इनको चेंज किया जाता है जब आप क्या बनाते हो, बिल्ड बनाते हो। लेकिन पब्लिक फोल्डर के अंदर जो आपके स्टैटिक एसेट्स होते हैं इनको जरा सा भी चेंज नहीं किया जाता है। अब यहाँ पे आपके पास फैव आइकन हो सकते हैं, यहाँ पे आपके पास जावास्क्रिप्ट का कोड हो सकता है, सीएसएस का कोड हो सकता है, फॉन्ट्स हो सकते हैं, इमेजेस हो सकती हैं, आप यहाँ पे पब्लिक फोल्डर के अंदर ही रखते हो इन चीज़ों को जिनको आपने चेंज नहीं करना होता है। पहली चीज़ तो ये हो गई। अब अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हमें क्या चीज़ यहाँ पे रखनी चाहिए और क्या चीज़ हमें यहाँ पे रखनी चाहिए। देखो स्टैटिक एसेट्स के अंदर आप वो चीज़ रखोगे जिसको आपने चेंज नहीं करना, पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये कि वो जो चीज़ आप यहाँ पे रखोगे वो आपके पूरे प्रोजेक्ट के लिए अवेलेबल होगी, वो पूरे प्रोजेक्ट पर लोड होगी। ठीक है, तो आपने कोई ऐसी चीज़ नहीं रखनी है जिसको आप पूरे प्रोजेक्ट पे लोड नहीं करवाना चाहते और स्टिल आपने उसको यहाँ पे पब्लिक फोल्डर में रख दिया। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपके एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस लो हो सकती है अगर वो ज़्यादा हैवी फाइल होगी। दूसरी चीज़ क्या कि कोई भी इंपॉर्टेंट डेटा आप कभी भी पब्लिक फोल्डर के अंदर नहीं रखोगे, क्योंकि वो डायरेक्टली यूआरएल के थ्रू क्या हो सकता है, एक्सेस हो सकता है। ठीक है, तो कभी भी आप कोई भी इंपॉर्टेंट डेटा पब्लिक फोल्डर में नहीं रखोगे। जैसे कि एग्जांपल दे देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल हम काम कर रहे हैं गूगल मैप से रिलेटेड। ठीक है, अब उसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, गूगल मैप एपीआई की। तो कभी भी आप ये जो एपीआई कीज हो गई ये कभी भी आप पब्लिक फोल्डर के अंदर नहीं रखते हो, ये फाइल्स यहाँ पे सिक्योर नहीं होती हैं। जो भी फाइल्स आपकी सिक्योरिटी पर्पज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट होती हैं उनको आप हमेशा यहाँ पे एसआरसी फोल्डर के अंदर, एफ फोल्डर के अंदर यूज करोगे, पब्लिक फोल्डर के अंदर कभी भी उनको यूज नहीं
करते हो, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आप अपने पूरे प्रोजेक्ट में यूज़ करना चाहते हो ईजिली, वो आप ईजिली यहाँ पे पब्लिक फोल्डर में रखो, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे 3 चीज़ों की एग्जांपल दूंगा। मैं आपको इमेज के साथ भी काम करके दिखाऊंगा, सीएसएस की फाइल के साथ भी काम करके दिखाऊंगा और जावास्क्रिप्ट की फाइल के साथ भी काम करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक इमेज ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या करा है, मैंने यहाँ पे एक इमेज यहाँ पे क्या करी थी, डाउनलोड करी थी, ठीक है। तो मैं इस इमेज को क्या करूँगा, यहाँ पे लेकर आ जाऊँगा, ठीक है। और यहाँ से मैं क्या करूँगा, इस इमेज को पकड़ के अपने इस पब्लिक फोल्डर के अंदर ले आऊँगा। अब ये पब्लिक फोल्डर के अंदर आ गई है, ये क्या बन चुका है, एक स्टैटिक एसेट बन चुका है। जब बिल्ड बनेगी तो ये इमेज जैसी है ये एज इट इज मुझे सर्व की जाएगी। इसमें ना नाम का चेंज किया जाएगा, ना किसी भी चीज़ का चेंज किया जाएगा, ये एज इट इज मुझे सर्व की जाएगी, ठीक है। ये मेरा क्या है, एक स्टैटिक एसेट है। अब इसको मैं अपने कंपोनेंट के अंदर कैसे यूज कर सकता हूँ वो आप देख लो। आप सिंपल यहाँ पे क्या करो, आप यहाँ पे आगे IMG का टैग लगा लो, ठीक है। मैंने आपको इमेज कंपोनेंट भी यूज करके दिखाया है, बट अभी हम यहाँ पे IMG का टैग यूज कर लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर अगर बोलूंगा सोर्स, और सोर्स क्या देना है, आपने हमेशा याद रखना है आपकी जो स्टैटिक एसेट्स होते हैं वो हमेशा कहाँ होते हैं, पब्लिक फोल्डर के अंदर होते हैं। और पब्लिक फोल्डर के लिए आपको यहाँ पे पूरा पाथ देने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल यहाँ पे क्या करो, स्लैश लिखो। पब्लिक कभी भी नहीं देते हो आप, सिंपल यहाँ पे स्लैश करके आप यहाँ पे लिख सकते हो void.jpg, ठीक है। ये आपने यहाँ पे लिख दिया अपनी फाइल का नाम। अब ये डायरेक्टली यहाँ पे एक्सेसिबल हो जाएगा, ठीक है। मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं यहाँ पे ALT का टैग यूज कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर अगर लिख देता हूँ कि भाई ये क्या है, एक बॉय की इमेज है। इसके साथ साथ मैं इसको विद और हाइट भी दे देता हूँ। विद मैं इसको दे देता हूँ 500 और हाइट भी हम इसको कितनी दे देंगे, यहाँ पे 500 की दे देंगे, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे हाइट देनी है, हाइट मैं इसको यहाँ पे दे दूंगा 500, ठीक है। ये मुझे क्या दे रहा है, वार्निंग दे रहा है। ये बोल रहा है कि भाई IMG टैग यूज करोगे तो आपका कंपोनेंट लो हो सकता है, ठीक है। वो सारी चीजें आपको पता है बहुत अच्छे से। हम इमेज कंपोनेंट के बारे में बात कर चुके हैं कि इमेज कंपोनेंट में और IMG टैग में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये चीज मैं अभी आपको यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, तो हम इस वार्निंग को यहाँ पे यार अभी इग्नोर कर देते हैं। और एक काम ये करता हूँ कि कंट्रोल ऐसे क्या करूंगा, सेव करूंगा, चलकर आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो देखो मेरी इमेज आपको यहाँ पे दिख चुकी है। तो ये बेसिकली है क्या, ये मेरा एक स्टैटिक एसेट है जिसको मैंने अपने कंपोनेंट में यूज कर लिया है, ठीक है। अब आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई है। अब हम क्या करते हैं, हम एक काम ये करते हैं कि यार मैं इसको ना यहाँ से, एक काम ये करते हैं कि इसको मैं यहाँ से डिसेबल कर देता हूँ ताकि कोई वार्निंग नहीं आए। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई CSS की फाइल हो, ठीक है। आप कोई भी ऐसा CSS का कोड रखना चाहते हो जो आपके पूरे प्रोजेक्ट के लिए अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। तो आप उसको क्या कर सकते हो, यहाँ पे पब्लिक फोल्डर में रख सकते हो, जिसको आप चाहते हो कि भाई ये कोड मिनिफाई भी नहीं होना चाहिए, इसका कोई नाम भी चेंज नहीं हो, इस कोड में कोई भी चेंजेस नहीं करना चाहते हो, तो फिर आप क्या कर सकते हो, पब्लिक फोल्डर में आओ। यहाँ पर आकर क्या कर सकते हो, style.css या किसी भी नाम से आप CSS की कोई भी फाइल बना लो। यहाँ पे आगे मैं बोल दूंगा कि भाई मेरे प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी H2 के टैग हैं उन सब का क्या कर दो, कलर चेंज कर दो, ठीक है। क्या कलर कर दो, क्रिम्सन कलर कर दो। और कंट्रोल से सेव करूंगा, चलकर दिखाऊंगा क्या चेंज होगा। नहीं अभी नहीं होगा, क्योंकि इस फाइल को मुझे क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आ जाऊंगा अपने यहाँ पे layout.js में, और यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिंपल एक हेड टैग लगाऊंगा, ठीक है। और इस हेड टैग के अंदर मैं यहाँ पे आके बोलूंगा कि भाई आपके पास क्या है, लिंक टैग का हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। और इस लिंक टैग के अंदर सबसे पहले मैं यहाँ पे REL दूंगा। मैं यहाँ पे आके बोल दूंगा कि भाई ये क्या है, एक स्टाइल शीट है, ठीक है। तो ये स्टाइल शीट है, इसके साथ साथ हम यहाँ पे href दे देंगे। आपको पता है कि लिंक जब भी आप दोगे तो कैसे दोगे, स्लैश लगाओगे और डायरेक्ट आप अपनी फाइल का नाम लिख दोगे। मैंने यहाँ पे लिखा है style.css। अब अगर कंट्रोल एस से सेव करूंगा और चलकर आपको दिखाऊंगा तो यहाँ पे इसका कलर यहाँ पे क्या हो गया, चेंज हो चुका है। और ये मेरे पूरे प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी H2 के टैग है मैं आपको जाके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे चला जाता हूँ होम कंपोनेंट पे, ठीक है। मैं यहाँ पे जाके दिखाऊंगा तो देखो इसका भी कलर क्या हो चुका है, क्रिम्सन हो चुका है। अगर मैं अबाउट पे जाऊंगा तो देखो यहाँ पे भी क्या हो चुका है, इसका कलर यहाँ पे चेंज हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, पूरे प्रोजेक्ट के लिए कोई भी स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हो स्टैटिक एसेट बना के उसको, ठीक है। तो वो भी क्या है, बेसिकली स्टैटिक एसेट है, उस फाइल का भी कोड मिनिफाई नहीं होगा, उस फाइल का भी कोड चेंज नहीं होगा, ठीक है। और वो पूरे प्रोजेक्ट के लिए एक्सेसिबल है। आप इजीली उसको उसकी URL से क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। आपको कोई इंपोर्ट वगैरह कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे हमने क्या करा था, ग्लोबल CSS अगर हम यूज करते हैं या स्टाइल कंपोनेंट कुछ भी यूज करते हैं तो हमें उसको इंपोर्ट कराना पड़ता है। लेकिन ये जो पब्लिक एसेट्स होते हैं इनको इंपोर्ट कराने की जरूरत नहीं है, इसको आप इजीली URL से क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अब एक जावास्क्रिप्ट की एग्जांपल भी देख लेते हैं। मैं सिंपल यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे आके मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप कोई लाइब्रेरी का कोड यूज करना चाहते हो तो वो भी आप पब्लिक फोल्डर में रख सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, एग्जाम्पल्स हैं, आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से इसको यूज कर सकते हो। बस एक चीज याद रखना, कोई भी इंपॉर्टेंट फाइल जो आपके प्राइवेसी से रिलेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो वो कभी भी आप यहाँ पे नहीं रखते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर अगर रख देता हूँ script.js के नाम से एक फाइल बना ली, यहाँ पे आके हम क्या करते हैं, यहाँ पे आके हम एक अलर्ट फंक्शन लिख देते हैं, ठीक है। और इस अलर्ट फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पे लिख दूंगा हेलो भाई,
ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे लिख लेते हैं और कंट्रोल ऐसे क्या करूँगा, सेव करूँगा। अब आऊँगा वापस अपने layout.js में और यहाँ पे आके क्या करूँगा, इस स्क्रिप्ट टैग का यहाँ पे यूज़ करूँगा। ठीक है, कंट्रोल सी करूँगा और यहाँ पे आके इसको कंट्रोल वी से क्या करूँगा, पेस्ट करूँगा। डायरेक्टली आपने क्या करना है, स्लैश के बाद अपनी फाइल का नाम दे देना है। मेरी फाइल का क्या नाम है, script.js। कंट्रोल ऐसे क्या करूँगा, सेव करूँगा। अब आपको चल के दिखाऊंगा तो यहाँ पे मेरे पास अलर्ट फंक्शन कॉल हो चुका है। ठीक है, और ये भी आपके पूरे प्रोजेक्ट पे अवेलेबल होगा क्योंकि इसको आपने कहाँ पे यूज़ करा है, layout.js में यूज़ करा है। ठीक है, मैं किसी भी कंपोनेंट में अगर जाता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ होम पे, तो देखो ये यहाँ पे भी कॉल होगा। अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको वापस ले आता हूँ स्टैटिक एसेट्स पे, तो देखो यहाँ पे भी क्या होगा, कॉल होगा। ठीक है, तो जब जब आपका प्रोजेक्ट क्या होगा, लोड होगा, ये आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, बार बार कॉल होता रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, स्टैटिक एसेट्स का यूज़ कर सकते हो। अब आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि स्टैटिक एसेट्स बेसिकली क्या होते हैं, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं स्टैटिक एसेट से रिलेटेड, स्टैटिक एसेट्स में और आपकी बाकी के जो एसेट्स होते हैं इनमें क्या डिफरेंस होता है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। क्या डेटा आपको स्टैटिक एसेट्स में नहीं रखना चाहिए, क्या डेटा आप रख सकते हो, वो एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं। ठीक है, फेव आइकन होता है या इस तरीके की जो भी चीज़ें होती हैं वो आप यहाँ पे स्टैटिक एसेट्स में रख सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूँगा। इसके साथ साथ अगर आप लोगों ने अभी तक इस नेक्स्ट.js की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो क्योंकि यहाँ पर आपको नेक्स्ट.js स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जाएगी। ठीक है।